नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम पर्यावरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और समाज के विभिन्न वर्गों में भूमिका ये विषय है हमारा दरअसल आज का, और हम बात करेंगे पर्यावरण से जुड़ी हुई ही। अगर चिपको आंदोलन में हम बात करें वृक्षों को बचाने की, तो नदियों को बचाने के लिए यमुना जी अभियान भी चलाए गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्यावरण के लिए सालों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी पर्यावरण को बचाने के लिए लगा दी। और हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं कि जब हम नदी की तरफ जाते हैं, जिसका महत्व काफ़ी है, भारत अलग अलग तरह से जाना जाता है, ऐसे नदियों वाला देश भी भारत को कहा जाता है। सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक महत्व है नदी का भी। लेकिन जब हम जाते हैं और बिना ये सोचे कि हम नदी के उस पानी को गंदा कर रहे हैं, बस वहाँ कचरा डालकर चले आते हैं, बिना ये सोचे कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व क्या बनता है। सुनते समझते सब हैं, लेकिन उसको कब अप्लाई करते हैं, यानी कब इस बात को आत्मसात करते हैं कि हम कम से कम ये काम नहीं करेंगे, और हम अगर ये काम करते हुए किसी को देख रहे होंगे तो रोकेंगे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और उन्हीं कम लोगों में आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनकी गिनती होती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी स्टूडियो में, उनका स्वागत करते हैं। और मनोज जी के साथ ही अगले मेहमान का हम स्वागत करेंगे श्याम बौरे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। एक महत्वपूर्ण विषय, आप लोगों से बात कर कर मुझे भी सीखने मिलेगा और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे पहलू जानने को मिलेंगे कि छोटी छोटी पहल से किस तरह से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। शुरुआत मनोज सर आपसे करते हैं। देखिए, आज का जो समय है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम नॉर्मल टाइम्स में नहीं जी रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग एबनॉर्मल टाइम्स हैं। और साइंटिस्ट ने कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो तो बेचारे बार बार कह रहे हैं कि ये जो दशक है 2020 से 2030 तक का, ये मानव सभ्यता के लिए, मानव प्रजाति के लिए मेक या ब्रेक डिकेड है। क्योंकि इस दशक में हम जो करेंगे या नहीं करेंगे वो ये निर्धारित करेगा कि मानव प्रजाति बचती है कि नहीं बचती है। तो हम इस समय बहुत ही, ये कहा जाए कि बहुत क्रिटिकल समय में हैं, और इस चीज़ को समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पूरे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा अपना जो, जिसको हम कहते हैं फुटप्रिंट, पर्यावरण के ऊपर मेरा क्या फुटप्रिंट हो रहा है, उसके लिए मैं क्या सजग हूँ, और अगर मैं सजग हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। और पर्यावरण में दो चीज़ें जो हर कोई बड़ी आसानी से समझ सकता है, या तो जंगल हैं या फिर नदियाँ हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे दोनों में काम करने का अवसर मिला है, अभी भी कर रहा हूँ। और अगर हम जैसे कहते हैं, अभी जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की जो बात करते हैं, तो यहाँ पर जल और वायु दोनों बहुत आवश्यक हैं। वायु से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जंगल, और जल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नदियाँ। तो कैसे हमारा फुटप्रिंट इन दोनों पर कम से कम हो, ये चीज़ अगर हम आत्मसात कर लें तो शायद हम अपनी प्रजाति को बचा पाएंगे। और अगर हम इसमें फेल हो गए तो चलिए, हम जैसे लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाएगी, पर हमारे बच्चे और उनके बच्चे क्या समय देखेंगे और फिर क्या सामने आएगा, ये तो सोचना भी मुश्किल है आज की स्थिति में, जिसकी शुरुआत बहुत हद तक हो चुकी है। वर्तमान में ऐसी हो चुकी है कि आज ये जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें उन्होंने कहा था कि मानव प्रजाति को अपने को बचाए रखने के लिए सन 1850 के संदर्भ में अगर हम लें
तो हम सिर्फ 1.5 डिग्री मात्र ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ सकता है। उस अगर 1.5 डिग्री बढ़ेगा हाँ। तो शायद मानव सभ्यता बच जाए। आज की स्थिति में 1.17 ऑलरेडी बढ़ चुका है। और जिस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट पैराडाइम जो हम चल रहा है हमारा, अगर वही बिजनेस एज यूजुअल होता रहा तो 2030 तक 1.5 क्रॉस हो जाएगा। सोच लीजिए अगर 2030 तक 1.5 क्रॉस हो गया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर आगे क्या रहा? कैसी जिंदगी होगी, जिंदगी हो भी अभी भी देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। बिल्कुल। मॉनसून कितना एरेटिक हो गया है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं ऐसा सूखा है कि कहने की बात। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज ये है कि मैं एक इंडिविजुअल के नाते, मतलब मैं समाज का एक हिस्सा होने के नाते, पर मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। और ये जो मैं है ये फिर हर लेवल पे जाके ऊपर तक। बिल्कुल। और जो कर रहा हूँ उसका योगदान पर्यावरण में कितना है। बिल्कुल सही। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए। जी श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से आप भी इस क्षेत्र से जुड़कर बदलाव लाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मनोज जी ने बताया कि हमें खुद की जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी। दरअसल ऐसा है कि यदि हमें समाज और प्रकृति के, धरती, पहाड़, जल, जंगल, जमीन के रिश्ते समझना है तो उसके लिए रेड इंडियन कबीले के चीफ सिएटल ने अमेरिका, वाशिंगटन सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। दरअसल वाशिंगटन सरकार उनकी ज़मीन खरीदना चाहती थी। हाँ। तो ज़मीन, जल, जंगल, ज़मीन के क्या रिश्ते मानव समाज के हो सकते हैं, इसको यदि समझना है तो मुझे लगता है कि यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है हमारे लिए होगा। तो मैं इस पत्र को का छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगा, लंबा पत्र है। जरूर। रेड इंडियन कबीले के चीफ सिएटल ने वाशिंगटन सरकार को जो चिट्ठी लिखी वह हमें कुदरत से हमारे रिश्तों को समझने में बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक होगी। तो चिट्ठी शुरू होती है, तुम कैसे खरीद सकते हो आकाश को, तुम हवा और पानी के मालिक कैसे बन सकते हो। पेड़ों का एक एक पत्ता, हर एक रेतीला टीला, शाम के कोहरे में ढका हुआ जंगल, घास के मैदान, भौरों का गुंजन, सभी पवित्र हैं, सभी पूज्य हैं। हम पृथ्वी का ही एक हिस्सा है और यह मिट्टी हमारा ही एक हिस्सा है। हम पृथ्वी के हिस्से हैं और ये मिट्टी हमारा हिस्सा है। ये हिरण, ये घोड़े, ये विशाल चीलें, ये सभी जीव जंतु हमारे भाई हैं। पहाड़ों की चोटियाँ, मैदानों की हरियाली, पशु पक्षियों के बच्चे, यह सब एक ही कुटुंब है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो उसमें एक ये पहलू भी जुड़ना चाहिए कि जीव जगत भी एक कुटुंब है जिसमें पूरी वनस्पति और जीव जंतु हैं। ये सब को जब हम कुटुंब की तरह, अपने परिवार की तरह सहेजेंगे, चिंता करेंगे तो बात बनेगी। ये नदियाँ हमें पालती हैं, इसलिए इन नदियों को उतना प्यार करना जितना अपने सगे भाई को करते हो। यह हवा बेशकीमती है, सब जीवों का पोषण करती है और सबके साथ अपनी आत्मा बांटती है। तुम इस हवा को और ज़मीन को पवित्र बनाए रखना। हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, हम इस धरती का बस एक अंग हैं। हम धरती से जुदा नहीं हैं। दरअसल ये नहीं कि टुकड़ा को बेच दिया बाजार में या कुछ कर दिया। यह धरती हमारी माँ है। जो कुछ इस धरती का होगा वही इस धरती के बच्चों का होगा। तो जैसा सलूक हम पर्यावरण के साथ करेंगे, जल, जंगल, जमीन के साथ करेंगे, वही हमारा और हमारे बच्चों का होगा। तो मुझे लगता है कि समाज से हमारे रिश्ते प्रकृति के से क्या होना चाहिए, इसको हमें समझने में। अब हम और आगे बात करें, जैसे आपका विषय है आज का कि समाज के विभिन्न वर्गों की भूमिका। तो चलिए मैं एक एक करके कुछ उदाहरणों से इस बात को कहना चाहूँगा। जैसे आपने शुरुआत की थी चिपकू आंदोलन की, तो उत्तराखंड में एक 10 दिन का शिविर
चंडी प्रसाद जी भट्ट ने किया, उसमें विश्वविद्यालय के छात्र, किसान, मजदूर महिलाएं, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, पत्रकार, लेखक, कई लोग थे। हाँ। तो विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों का पहाड़ का अध्ययन किया। पहाड़ का अर्थशास्त्र, पहाड़ की वनस्पति, पहाड़ का भूगोल, पहाड़ का जल, पहाड़ की, और उसको अपने अध्ययन को, अकादमिक अध्ययन को बहुत सरल गढ़वाली भाषा में वहाँ की महिलाओं, किसानों, मजदूरों से शेयर किया और उनमें समझ बनी आपस में। इसी तरह से वहाँ माधव गाडगिल के पर्यावरणविद, अनुपम मिश्र और कई पत्रकार, कहने का मतलब यह कि समाज के विभिन्न तबके के लोग, जिसमें विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, शोधकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, किसान थे, स्वैच्छिक संस्थाओं के सदस्य थे, ये सब मिलके उस उत्तराखंड में अलकनंदा की बाढ़ से जो तबाही आई थी और वहाँ के पर्यावरण को क्या करना चाहिए, उसकी चिंता को शेयर कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि पर्यावरण को बचाने में इन सब की भूमिका मुझे उस आंदोलन में देखने मिली। इसी तरह से मैं आपको मध्य प्रदेश का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दरअसल ये माना जाता है कि यदि विकास होगा और रोजी रोटी के साधन आप ज़्यादा जुटाएंगे तो पर्यावरण का क्षरण होगा। मतलब संरक्षण और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। ये बात सही नहीं है दरअसल। इसे हमें समझना चाहिए, और ये बात हमें समझाई सोठावाड़ी के गोंड समाज के उन लोगों ने, जिनकी आजीविका अचार पर टिकी हुई थी। तो कई वर्षों में अचार के पेड़ कम हो गए थे काफ़ी। तो वन विभाग ने और वहाँ के समाज ने मिलकर ये तय किया कि अब इसे बचा लो, नहीं तो हमारी रोजी रोटी बिल्कुल नहीं बचेगी। और संरक्षण भी करना था। तो यह तय हुआ कि हम आखा तीज के पहले अचार कलेक्ट नहीं करेंगे। तो उस समय पक जाता है अचार। वन विभाग ने उनकी आर्थिक मदद की, उनको पहले से अग्रिम दे दिया ताकि उनकी वो जरूरत पूरी हो गई। और उन्होंने वन विभाग की बात मान के इस बात को माना। तो 4 साल के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आके चलिए, मुझे दिखा। तो वहाँ अचार के नए पौधे आ गए थे, क्योंकि जब पका हुआ अचार इकट्ठा किया तो कुछ जमीन में तो रिजनरेशन हो गया। कहने का मतलब उनकी आजीविका भी बढ़ी और संरक्षण भी साथ साथ होता गया। ये समाज के उस तबके ने हमें सिखाया जिनको हम पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं, जिनको हम विशेषज्ञ नहीं मानते हैं, परंतु उनके पास वो दृष्टि है। इसी तरह से हमारे यहाँ गंज बासोदा के पास एक पत्रकार पत्रकार लेखक, इन्होंने देखिए रेलवे की लाइन वहाँ जा रही थी, तो मिट्टी खोदी जा रही थी बहुत बड़े मात्रा में। तो इन पत्रकार महोदय ने वहाँ कहा कि भाई इसको इस तरह से आप बना दीजिए ताकि हमारी जल की संरचनाएं बन गई। तो उनके अनुसार, उनके निवेदन पर और सुझाव पर जिस तरह से वो जलाशय बने, वो आज करीब 10 गांवों में हमेशा के लिए पानी की आपूर्ति हुई। इस पर बहुत शानदार फिल्म बनी है। अनिल यादव जी उनका नाम था। उन्होंने ये फिल्म बनाई। तो फिल्मकार का रोल कि उन्होंने बिगर किसी लागत के जो काम ऑलरेडी हो रहा था उसको एक केवल दिशा दी, जिससे वहाँ 8-10 गांवों में पानी का इंतजाम हो गया। पारदी समुदाय जो शिकार करता था वन्य प्राणियों का और जिसको अपराधी मान के लोगों ने एक तरह से अनदेखा कर दिया था, इन पत्रकार और लेखकों ने मिलकर वहाँ उनका हृदय परिवर्तन किया और उन्होंने अपने हथियार और जाल, इसका मतलब वन्य प्राणियों के संरक्षण में वहाँ के फिल्मकार, इस पर बहुत शानदार फिल्म बनी है। तो ये मुझे लगता है ये और इस पत्र का सारांश था। ये लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल इस तरह के में आपने चूंकि नदियों का जिक्र किया था, जी हाँ, तो हम वो यमुना जी अभियान कैसे भूल सकते हैं। 2006 से जो शुरू हुआ था, तो जब इस अभियान का जिक्र किया है और जो उसके मुख्य हिस्सा रहे हैं, मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे यमुना जी अभियान 2006 से लेके अब तक किस क्रम पर पहुंच चुका है। देखिए, जब हम लोगों ने यमुना जी की सेवा, यमुना जी को समझना, वो पहल की, तो उस समय हमारा जो अपना भी ज्ञान था नदियों के बारे में बहुत ही सीमित था। तो हमने सोचा कि क्या
क्या विधि बने कि हम इस चीज़ को समझें? या तो किताबों में पढ़ें या फिर किसी से पूछें जो जानकार हो। हाँ। फिर एक चीज़ दिमाग में आई कि क्यों ना नदी से ही बात करें। फिर हमने, हमारे जो साथी लोग थे, सब ने ये सोचा कि चलिए नदी के साथ साथ घूमते हैं। हमने यात्रा की यमुना के साथ साथ। वैसे तो हमारा जब ये यमुना जी अभियान आगे बढ़ा तो हमने यमुनोत्री से लेके पूरा इलाहाबाद, जहाँ की यमुना और गंगा और मिलते हैं, वहाँ तक यात्रा की है। पर शुरुआत में हमने यात्रा की दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली वापस, जिसको हमने कहा, नाम दिया था कुतुब से ताज तक। कुतुब से ताज तक, ये उस यात्रा का नाम था। और उसमें बहुत करीब 20-25 हमारे साथी थे। उस यात्रा के दौरान जो एक सबक हमको मिला, और वो सबक हमको दिया एक बच्चे ने, कि वाकई नदी क्या है, और अगर नदी का वो स्वरूप वापस आ जाए तो फिर हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही घूम रहे थे तो एक छोटे छोटे नदी, सड़क के किनारे 3-4 बच्चे तो स्कूल से वापस आ रहे थे। तो हमारे साथ में किसी ने बच्चों से पूछा, बच्चे जानते हो यमुना नदी? हाँ जानते हैं। मैंने कहा नदी क्या करती है? अब हमको लगा कि बच्चे जो हैं पढ़ी लिखी, जो भी चीज़ें स्कूल में बताई जाती हैं उसे कुछ बोलेंगे कि नदी से हमको ये मिलता है, नदी से हमको वो मिलता है। सिर्फ निबंधों में रह गया है अब तो ये सब। एक बच्चे ने हमको जवाब दिया, नदी बहती है। और ये नदी का असली स्वरूप है। जो बहता है वो नदी है, और जो बह नहीं रहा है वो नदी नहीं है। उसके बाद से हमारे अभियान ने ये गांठ बांध ली कि हमको सिर्फ एक चीज के पीछे लगना है कि कैसे हमारी नदियां बहें, स्वच्छ तरीके से बहें। देखिए, अगर नदी बह रही है तो वो अपने को स्वच्छ करना जानती है। जी बिल्कुल। मैं नदी का ही जिक्र हो रहा है, यमुना नदी का जिक्र हो चुका, तो नर्मदा जी को कैसे भूल सकते हैं? मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ के लिए क्या किया गया और किस तरह? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, देखिए आंदोलन काफी सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये था कि कुदरत का विकास नहीं, विनाश नहीं, विकास चाहिए। ऐसा विकास हो जिसमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश ना हो, जंगलों का विनाश ना हो, नदियों का विनाश ना हो, खेती का विनाश ना हो। तो जिस तरह हमारे इस तरह के बहुत आंदोलन इस देश में हुए हैं। साइलेंट वैली आंदोलन हुआ है केरल में, जिसने वहाँ की प्राकृतिक संपदा को बचाया। चिपको आंदोलन ने वृक्षों को बचाया और पूरी पहाड़ी को बचाया एक तरह। नर्मदा बचाओ आंदोलन की यही कोशिश। राजेंद्र सिंह को हम सब लोग जानते हैं, जिनको हम जल पुरुष कहते हैं। उन्होंने पानी को बचा के एक संदेश देने की कोशिश की। यहाँ हमारे केसला ब्लॉक में मछुआरों ने जब उनको मछली पालन का अधिकार दिया गया तो उन्होंने उस सरोवर को इस तरह से सहेजा कि उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो संरक्षण और विकास भी हमें जन आंदोलनों ने सिखाया। दरअसल एक और चीज़ आपने सिखाई इस पत्र के माध्यम से, आपने जो बचाने की बात की थी कि हम प्रकृति को बचाएंगे, प्रकृति हमें बचा लेगी। तो ये नियम गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है कि जो चीज़ हम फेंकेंगे वही लौटकर हमारे पास आएगी। नदियों में कचरा फेंकेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा ही वापस आने वाली है, क्योंकि नदियों का जल दूषित हो गया। फिर आप कैसे उसको माँ मानते हैं, फिर कैसे आप उसकी पूजा करते हैं? क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसके संरक्षण की बात तो की जानी चाहिए। वो बात गहरे बैठ जानी चाहिए कि हम उन नदियों को कैसे गंदा कर सकते हैं और उन वनों को कैसे काट सकते हैं जिनकी छांव के लिए हम अभी भी दर-दर भटकते हैं। ये सूची पूरी कर लूँ। जो हमारे पत्रकारों, लेखकों और फिल्मकारों ने मध्य प्रदेश में खासकर हमें करके दिखाया। और गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जला देते हैं। इस पर एक बहुत ही बारीकी से फिल्म बनाई और जिसमें संदेश देते हैं कि इससे जलाने से मिट्टी के अंदर के कितने माइक्रोब्स, कितने जीवाणु, कितनी जीवित चीजें नष्ट होंगी।
और उसका विकल्प क्या है, ये फिल्म हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के पास है, ये फिल्म बनाई। एक दूसरी फिल्म, ये जो आजकल कीटनाशकों का बहुत उपयोग होने लगा है, हाँ। तो एक चिड़िया अपने बच्चों को इल्लियाँ ला ला के खिलाती है। एक दिन देखती है कि उसके बच्चे मर गए, तो वो जो फिल्म खत्म होती है, वो चिड़िया पूछती है मेरे बच्चों को किसने मारा। दरअसल उसके बच्चों को मारा था उन कीटनाशक रसायनों ने जो चने में डाले गए थे, और इल्ली ने खाया और इल्ली को चिड़िया के बच्चों को खिलाया तो वो मर गए। इस तरह से करीब 1 दर्जन से अधिक बहुत ही नायाब फिल्में संदेश देती है। जी, बरगद के और सवाल भी दिमाग में उठ रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि समस्याएं हमें समझ में आ रही है, अभियान, ये सारी चीजें जागरूकता के लिए होती है, तो क्या इस तरह के अभियान भी चलाए जाने चाहिए? जैसे आपने नरवाई की बात की थी, आपने जैसे अभी बात की कीटनाशक दवाओं की, तो समस्या तो समझ में आ गई और ये प्रयोग तो लंबे समय से चले आ रहे हैं। समाधान क्या हो सकता है, विकल्प क्या हो सकता है? शायद अब इन पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही हो। दरअसल कोई विशेष काम करने की जरूरत नहीं है। हम कुदरत से ज़्यादा छेड़खानी ना करें। जी मनोज जी। नहीं, दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारा संबंध पर्यावरण के साथ सही नहीं था। हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं, जानते हैं कि भाई किस हद तक छेड़छाड़ ठीक है और कहाँ हम हद को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक। हमको सिर्फ पुराने समय में, हम नहीं कह रहे कि आप पुराने समय में चले जाओ, पर पुराने समय की जो अच्छाइयाँ थी उनको हम कैसे इस समय अपनाएं। हाँ। वो दूसरी चीज़, हम बात करते हैं पर्यावरण बचाना है, ये एक मिथ्या है। मानव के पास पर्यावरण बचाने का कोई वो नहीं है। हम जो बचाने की बात कर रहे हैं हम अपने को बचा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पर्यावरण अगर दूषित हुआ, पर्यावरण खराब हुआ तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। पर ये कितने लोग सोचते होंगे ऐसा? तो ये जो है पर्यावरण बचाना इज अ वेरी सेल्फिश एक्ट ऑन अवर पार्ट। हम नहीं तो दुनिया को बचाना, अरे हम कौन हो तो दुनिया को बचाने वाले, भाई हमारे जैसे करोड़ों और जीव जंतु हैं। तो यानी कि ये कह देना चाहिए इन सभी को कि अपने आप को बचा लो। अपने आप को बचाना शुरू कर दोगे तो शायद अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को बचाना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर स्वच्छ जल, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा व्यवहारिक बातें इनको समझ में आएंगे आसान भाषा में। क्या जी, ये कोई नई बात नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम में क्या लिखा है? वंदे मातरम, बताइए क्या लिखा है आपको याद है? सुजलाम सुजलाम सुफलाम, जल कैसा हो? अच्छा जल हो, वाह, फल अच्छे हों, सुजलाम सुफलाम, मलयज मलयज शीतलाम। शीतल पवन कब मिलेगी? जब हमारे जंगल समृद्ध रहेंगे। तो कोई नई बात नहीं है ये हमें। और आप देखिए हमारे वेदों में केवल प्रकृति की पूजन की बात की है जी। सूर्य हमें ऊर्जा देता है जीवन के लिए, इसलिए हम सूर्य के धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इसलिए हम उसको सूर्य की पूजन। बहुत खूबसूरत आपने शब्द यहाँ पर छोड़ दिया है मेरे लिए कि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप दोनों का, जिन्होंने कम समय में बहुत खूबसूरत बात कही और इतनी आसान भाषा में समझा दिया हमारे दर्शकों को कि खुद को बचा लीजिए, प्रकृति अपने आप बच जाएगी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मनोज सर आपका। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी थी पर्यावरणविद, और श्याम भोरे जी सामाजिक कार्यकर्ता। और इसी के साथ जाने से पहले खूबसूरत मुजफ्फर वारसी की कुछ पंक्तियां, जाने हर बार की परंपरा अनुसार ये 2 पंक्तियां आपको डेडिकेट करती हूँ कि फरमान से पेड़ पर कभी फल नहीं लगते। ध्यान दीजिएगा कि फरमान से पेड़ पर कभी फल नहीं लगते और तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। तो पर्यावरण के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।